Hello students, this is lecture number 2 on the topic government budget. Okay. In the last lecture हमने देखा था indirect taxes as well as direct tax. मैंने कुछ एग्जांपल बताए थे आपको डायरेक्ट टैक्स के, जैसे इनकम टैक्स होता है, वेल्थ टैक्स होता है. इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल बताया था जैसे जीएसटी. Now first let us understand today the difference between direct and indirect tax. Okay. बेसिकली सबसे पहला डायरेक्ट टैक्स जो रहेगा इट इज बीइंग इम्पोज्ड ऑन पर्सन. टॉकिंग अबाउट इनकम टैक्स, टॉकिंग अबाउट वेल्थ टैक्स, तो ये किस पे पोस्ट हो रहा है? इट इज बीइंग पोस्ट ऑन अ पर्सन ओनली. अ पर्सन इज लायबल टू पे. बट टॉकिंग अबाउट इनडायरेक्ट टैक्स इट इज पोज्ड ऑन कमोडिटीज एज वेल एज ऑन द सर्विस. मींस वो गुड्स और सर्विस पे पोस्ट है. किस पे पोस्ट है वो? This has been imposed on which, Rishika? It has been imposed on goods and service. Getting this? सर्विस. ठीक है. और जो डायरेक्ट टैक्स है इट इज बीन इम्पोज्ड ऑन पर्सन. फिर बर्डन हम किसका शिफ्ट कर सकते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो जाता है. जैसे मैंने बताया था जीएसटी पे किसको करना है? सेलर को. पर उसका बर्डन हम पे आ जाता है बिकॉज सेलर इज टेकिंग जीएसटी फ्रॉम अस. पर यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स का बर्डन कभी भी शिफ्ट नहीं हो सकता. जिस पे लगा है वही पर्सन उसे पे करेगा. जैसे अगर मेरे पे लगा इनकम टैक्स तो मैं पे करूंगा, अगर तेरे पे लगा इनकम टैक्स तो यू विल पे. नेक्स्ट, नेचर इज व्हाट? नेचर इज प्रोग्रेसिव. व्हाई डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव? क्योंकि जिसकी जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ज्यादा उसको क्या देना पड़ेगा? टैक्स. जिसकी जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी होगी उसको उतना प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा. जिसकी जितनी ज्यादा वेल्थ होगी उतना उसको वेल्थ टैक्स देना पड़ेगा. सो दिस इज प्रोग्रेसिव इन नेचर. मतलब मोर इनकम मोर टैक्स, मोर वेल्थ टैक्स. दैट इज नोन एज प्रोग्रेसिव. बट ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है ना, दे आर नॉट प्रोग्रेसिव. क्यों नहीं प्रोग्रेसिव है? चलो आज अगर मैं गया मूवी देखने तो मैं भी उतना ही जीएसटी पे करूंगा. और अगर मेरा दूसरा फ्रेंड जा रहा है जिसकी इनकम अच्छी खासी है, वो भी मूवी देखने जा रहा है, तो उसको भी उतना ही जीएसटी पे करना पड़ेगा. आर यू गेटिंग इट? क्या जीएसटी डिफरेंट होगा यस क्या हम सर. दोनों के लिए? नहीं. हम दोनों को वही सेम जीएसटी देना पड़ेगा. सो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर नॉट प्रोग्रेसिव, दे आर सेम. ओके. एग्जाम्पल ऑलरेडी टोल्ड यू, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, यहाँ पे सेल्स टैक्स हो गया, वेट. ये तब चलता था जब सेल्स टैक्स और वेट एग्जिस्ट करते हैं. अब आपके पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ जीएसटी. वैट जीएसटी. एग्जिस्ट करता है कुछ कमोडिटीज पे स्टिल, बट सेल्स टैक्स हट गया है, उस सेल्स टैक्स को रिप्लेस कर लिया है जीएसटी. So that was the total difference between direct tax as well as indirect. अब जो वर्ड मैंने प्रोग्रेसिव यूज किया था उसका मतलब क्या है? जैसे सिंपल आपको बोला है इन विच टैक्स रेट इंक्रीजेस, इन विच रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेस एज द टैक्स बेस इंक्रीजेस. मतलब जो जितना ज्यादा रिच होगा उसको उतना ज्यादा इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा. जैसे आज टेक द एग्जांपल ऑफ अंबानी. अब वो ज्यादा इनकम कमा रहा है तो उसे मोर टैक्स देना पड़ेगा. उसकी ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं तो उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा. दिस इज द सिनेरियो. गेटिंग, ऋषिका? यस सर. ठीक है. सो दिस इज नोन एज व्हाट? प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी. दैट इज एग्जांपल इज इनकम टैक्स. अब देखो यहाँ पे मैंने जस्ट कॉमन लिया है, ये स्लैब्स चेंज होते रहते हैं. अभी जैसे अगर कोई पर्सन 0 से 2 लाख की इनकम अर्न कर रहा है तो उसे कोई टैक्स देना नहीं है. अगर 2 से 5 लाख की इनकम अर्न कर रहा है तो उसे 10% टैक्स देना है. फिर 5 लाख से ऊपर जाती है उसकी इनकम और 10 लाख तक है उसको 20% टैक्स देना है. फिर अबाउट 10 लाख 30%. तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा आपका क्या होगा? उतना ज्यादा इनकम टैक्स भी बढ़ता जाएगा. इज दिस क्लियर, ऋषिका? ठीक है. यस सर. आगे बढ़ते हैं. आफ्टर प्रोग्रेसिव टैक्स कम्स रिग्रेसिव टैक्स, जो उसका अपोजिट है. मींस इनमें क्या होगा? टैक्स रेट डिक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे आपकी इनकम वो होगी. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भैया जो कम कमा रहा है उसको ज्यादा देना है और जो ज्यादा कमा रहा है उसे कम देना है. बट इंडिया रिग्रेसिव टैक्स पॉलिसी फॉलो नहीं करता है. इंडिया कौन सी फॉलो करता है?
प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी। ओके, प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी में मतलब जिसकी जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ज्यादा वो इनकम टैक्स पे करेगा। बट रिग्रेसिव टैक्स पॉलिसी इज जस्ट अपोजिट टू प्रोग्रेसिव। उसमें क्या लिखा है, इन विच द रेट ऑफ टैक्स डिक्रीजेस एज द टैक्स बेस इंक्रीजेस, और आई कैन से व्हेन द इनकम इंक्रीजेस। तो बर्डन यहाँ पे किसके पास आ गया, बर्डन आ गया पुअर पे। रिच पे अब कोई बर्डन नहीं है क्योंकि उसको तो कम टैक्स देना है, बल्कि पुअर को यहाँ पे ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। क्लियर विद दिस, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स क्लियर हो गया। चलिए, इज दिस क्लियर, प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव, गौरव? Yes, sir. Okay, now moving after that progressive and regressive beta, now we have proportional tax, जो किसके लिए होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें क्या रहेगा, टैक्स रिमेन्स कांस्टेंट वेदर द साइज ऑफ टैक्स बेस इज देयर। मतलब अमाउंट ऑफ टैक्स गोज अप बट द टैक्स रेट इज सेम। जैसे कॉर्पोरेट टैक्स एग्जांपल बोल दिया कि सब जगह सेम 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 चल गया। या फिर अपन ने बोला जीएसटी, जैसे अगर तू पिक्चर देखने गई तुझे भी सेम जीएसटी भरना पड़ा, मैं मूवी देखने गया मुझे भी वही जीएसटी पे करना पड़ा, कोई और पर्सन देखने जा रहा है उसको भी सेम जीएसटी पे करना है। सो whenever there is proportional tax means tax remains constant। वो इनकम देख के बढ़ नहीं जाएगा कि भैया आज अगर कोई पर्टिकुलरली कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आ रहा है तो उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा फॉर दैट मूवी, और कोई अगर कोई पुअर बैकग्राउंड से आ रहा है तो उसे कम टैक्स देना है। दैट इज फाइनल। भले अगर कोई रिच पर्सन है तो भी उसको उतना टैक्स देना पड़ेगा, और अगर कोई पुअर पर्सन है तो भी उसको उतना टैक्स देना पड़ेगा। दिस इज नोन एज प्रोपोर्शनल टैक्सेस। इसका एग्जांपल आप कॉर्पोरेट टैक्स के अलावा जीएसटी भी ले सकते हो। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंट टैक्स इम्पोज्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। सबसे पहला देखो क्या लिख रहा है, सुना है नाम इनकम टैक्स का, सुना है नाम इनकम टैक्स का। Yes, sir. इनकम पे लगता है, डायरेक्ट टैक्स है। क्यों, क्योंकि किसी पे बर्डन उसका शिफ्ट नहीं होगा। कॉर्पोरेट टैक्स किस पे लगेगा, कॉर्पोरेट टैक्स नाम सुना है, कंपनीज पे लगेगा। कंपनीज पे लगता है, रिलायंस हो गई, टाटा इंडस्ट्रीज हो गई, आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज, उन पे ही लगता है। एंड अगेन इट कैन नॉट बी शिफ्टेड, इट्स अ डायरेक्ट टैक्स। कस्टम ड्यूटीज और एक्साइज ड्यूटीज अगेन ये होती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे, तो ये कौन सी हो गई, इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्रोपोर्शनेट है। ओके, मोस्टली। अब एक्साइज क्या है भैया, एक्साइज प्रोडक्शन पे लगता है। बेटा ये पहले चलते थे, अब इन सबको क्या कर दिया, सबमर्ज कर दिया किसके अंदर, जीएसटी के अंदर। पहले कस्टम ड्यूटीज भी होती थी, एक्साइज ड्यूटीज भी होती थी, अब ये सब सबमर्ज और किसके अंदर आ गए, जीएसटी। इट इज जस्ट एन एग्जांपल कि कितने कितने टैक्सेस इम्पोज किए जाते हैं गवर्नमेंट पे। ओके, ये कस्टम ड्यूटी और एक्साइज दोनों इनडायरेक्ट है, दे आर ऑलरेडी पेड ऑन गुड्स। ओके, अब आ जाते हैं भैया, अपन ने टैक्स रेवेन्यू समझ लिया। मैंने उस दिन समझाया था कि रेवेन्यू गवर्नमेंट का कहाँ कहाँ से आएगा। रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में बात करी थी, से यस और नो, रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में बात करी थी। आवाज आ रही बेटा? यस सर। ओके गौरव, सो सी रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में बात हुई थी। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स आपकी दो तरह की होंगी, एक बताया था मैंने टैक्स, और एक बताया था मैंने नॉन टैक्स। जो टैक्स है उसको हमने बाइफरकेट करके रखा कि भैया या तो वो होगा डायरेक्ट, जैसे अभी अपन ने पढ़ लिया, या तो फिर वो होगा इनडायरेक्ट टैक्स। या तो होगा वो डायरेक्ट टैक्स, या तो फिर होगा वो इनडायरेक्ट टैक्स। और जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज हैं भैया, अब हम उनको स्टार्ट करते हैं। इन दिस सेशन वी विल कवर अप ऑल नॉन टैक्स रेवेन्यूज। सो नॉन टैक्स रेवेन्यूज वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं विच आर अदर देन टैक्स सोर्सेस। क्लियर, मतलब ये वो रिसोर्सेज हैं जो टैक्स के अलावा गवर्नमेंट को मिल रही हैं। टेक फॉर द एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू, गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन चल रहे हैं, बहुत सारे ऑफिस चल रहे हैं, उनसे रेवेन्यू गवर्नमेंट करवाती है। कमर्शियल रेवेन्यू, गवर्नमेंट के खुद के बिजनेस हैं, रेलवे,
मेनी अदर बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट विच आर रनिंग, सो वहां से उनको कमर्शियल रेवेन्यू मिल रहा है। और दूसरा, कभी कभार ग्रांट्स मिल जाती हैं फ्रॉम अब्रॉड। नाउ व्हाट आर ग्रांट्स फ्रॉम अब्रॉड? एनीबॉडी हैविंग एनी आइडिया ऑफ ग्रांट्स फ्रॉम अब्रॉड? सुना है वाला वर्ड ऋषिका कभी, ग्रांट्स फ्रॉम अब्रॉड? गौरव? नो सर। सी, ग्रांट्स फ्रॉम अब्रॉड मतलब फॉरेन गवर्नमेंट अगर आपको कुछ हेल्प प्रोवाइड करती है। फॉरेन गवर्नमेंट अगर क्या कर रही है, कुछ हेल्प प्रोवाइड कर रही है। कैसे? जैसे अगर एग्जांपल ले लो कि भैया अभी इंडिया में कोरोना वायरस इम्पैक्ट चल रहा है, तो उधर से कुछ ग्रांट आ गया फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट टू सपोर्ट इंडिया, तो ये क्या है? दिस इज जस्ट अ डोनेशन। तो क्या ये लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है गवर्नमेंट के पे क्या कि उसको रीपे करना है? वो तो फॉरेन गवर्नमेंट ने अपनी मर्जी से प्रोवाइड करा है, अपनी मर्जी से ग्रांट्स दिए हैं। सो दिस इज नॉन टैक्स रेवेन्यू विच इज नॉट क्रिएटिंग एनी लाइबिलिटी। मतलब मैंने पहले दिन बताया था कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो सारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं जो कभी भी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करती, ना ही हमारे असेट को रिड्यूस करेंगी। ये याद रखना बेटा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो सारी रिसिप्ट्स होंगी जो कभी भी लाइबिलिटी को क्रिएट नहीं करेंगी और ना ही हमारे असेट को रिड्यूस करेंगी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दीज नॉन टैक्स रेवेन्यू वन बाय वन। सबसे पहला कमर्शियल रेवेन्यू को बाइफरकेट करा। कमर्शियल रेवेन्यू में क्या बोला? received by government by selling the goods and services produced by the government agencies। जैसे मैंने बोला कि भैया गवर्नमेंट की खुद की एजेंसी है, वो भी तो गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और उनको भी तो रेवेन्यूज हो रहे हैं। टेक फॉर द एग्जांपल, अगर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, जैसे अगर गवर्नमेंट ने, जैसे लिखा भी हुआ है, received on the loans given to the state government, union territories, local government and the people। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं चैप्टर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर स्टेट गवर्नमेंट को कुछ लोन्स दिए हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट उस पर क्या देगा? इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट क्या हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या हो गई? कमर्शियल रेवेन्यू। डिविडेंड मिल रहा है, भैया सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करके रखा है, जैसे भेल, एसबीआई, एलआईसी। सो इन सारी पब्लिक इंटरप्राइजेस में गवर्नमेंट के बहुत बड़े स्टेक्स हैं, मोर देन 50%। सो वहां से भी तो मिलना शुरू हो गया, तो वहां से हमारी इनकम शुरू हो गई, दैट इज डिविडेंड इनकम। तो वो डिविडेंड इनकम क्या हो गई? दैट इज ऑल्सो अ कमर्शियल रेवेन्यू। उसके बाद अगर पोस्टेज सर्विस, सुना है इंडियन पोस्ट? हैव यू हर्ड अबाउट इंडियन पोस्ट? गौरव, ऋषिका, यस सर। यस। इंडियन पोस्ट का नाम सुना है? तो इंडियन पोस्ट जो है वो भी तो चल रहा है गवर्नमेंट का। रेलवे सर्विसेज है वो भी तो गवर्नमेंट की चल रही हैं। इलेक्ट्रिसिटी सर्विस है वो भी तो गवर्नमेंट की चल रही हैं। तो ये सारे रेवेन्यूज क्या हो रहे हैं? दीज ऑल रेवेन्यूज आर कमर्शियल रेवेन्यूज और एक गवर्नमेंट को मिल रहे हैं। ठीक है, इनसे गवर्नमेंट का क्या हो रहा है? रेवेन्यू रिसिप्ट जनरेट हो रहा है। अब आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू। भैया गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करने के लिए भी रेवेन्यूज मिलते हैं, जैसे फीस, लाइसेंस फीस, फाइन्स एंड पेनल्टीज, एसचीट्स एंड स्पेशल असेसमेंट। ये सारे के सारे किसके अंदर आ गए भैया? तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू। तुम जाओ कोर्ट में तो तुम कोर्ट फी देते हो क्या कि नहीं देते हो? बताओ, टेल मी गौरव। कर देते हैं। कोर्ट Yes, फी sir. देते हो। हम लाइसेंस रिन्यू कराने जाते हैं तो वहां पे हम लाइसेंस फीस देते हैं। फाइन्स एंड हाँ। पेनल्टीज, हमसे कोई गलती हो गई तो भैया जैसे सिग्नल क्रॉस कर लिया तो आपको फाइन पेनल्टी लग गई। एसटीज क्या होता है आई विल टेल यू, एंड स्पेशल असेसमेंट आई विल टेल इन अपकमिंग स्लाइड। तो ये चीज बेटा क्या हो गई? ये एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यूज हैं गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट को मिल रहे हैं। जैसे फीस क्या बोला? Fees is charged by the government to cover the cost of service such as registration fees, passport fees, court fees। चल रहे हैं, ये सब कुछ गवर्नमेंट करती है। रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट करवाती है, पासपोर्ट फीस गवर्नमेंट देती है, कोर्ट फीस गवर्नमेंट ले रही है। तो भैया ये तो हमको देना ही पड़ेगा बिकॉज हम सरकार की ले रहे हैं। सो दीज आर व्हाट? दीज आर दी फीस। दूसरा, लाइसेंस एंड परमिट फीस charged by the government authority to allow the permission such as driving license हो गया, या अगर मैंने import license लेना है तो मेरे को import license लेने के लिए भी क्या देना पड़ेगा? लाइसेंस फीस देनी पड़ेगी। सो दिस इज ऑल्सो
द गवर्नमेंट रेवेन्यू। फिर उसके बाद फाइन्स एंड पेनल्टीज, अगर आपने लीगल लॉ फॉलो नहीं करा, यू आर नॉट फॉलोइंग द गवर्नमेंट लॉज एंड ऑर्डर, तो आप पे फाइन या पेनल्टी लगेगा। दैट विल बी व्हाट, अगेन यू हैव टू पे दी टू द गवर्नमेंट। अगेन ये गवर्नमेंट के लिए कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहे हैं। आई एम वेरी मच क्लियर कि कोई लाइबिलिटी इससे क्रिएट नहीं होगी, ना ही हमारा असेट रिड्यूस होगा गवर्नमेंट का। ओके, गवर्नमेंट से यहाँ पे सिर्फ फायदा ही फायदा है। दे डू नॉट हैव टू पे देम बैक। क्या तुम पे बैक मांगते हो क्या? अगर अगर सिग्नल तोड़कर आया बोले कि भैया हमको पे बैक कर दो, ऐसा कभी होता है गौरव? नो सर। सो फाइन्स एंड पेनल्टीज क्या हो गई, ये हम दे दिया मतलब भूल जाओ, दैट गवर्नमेंट हैज टेकन। फिर आ जाते हैं गवर्नमेंट एक्सचीट्स। अब भैया एक्सचीट बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को क्लेम कर देती है अगर कोई पर्सन डाइज विदाउट हैविंग एनी लीगल हेयर। नाउ एस्टीज का सिंपल मतलब है, मान के चलो एक पर्सन ए है, अब उसके बनने के बाद उसका कोई लीगल हेयर ही नहीं है। लीगल हेयर मीन्स ही इज नॉट हैविंग एनी सन, ही इज नॉट हैविंग एनी डॉटर, ही इज नॉट हैविंग एनी वाइफ, मतलब वो सिंगल पर्सन है। ही इज नॉट हैविंग एनी लीगल हेयर लेफ्ट, और ना ही उसने कोई विल बनाई बेटा। अगर विल में लिख के जाएगा कि मेरे मरने के बाद प्रॉपर्टी मिलेगी तो उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन उसने विल भी नहीं बनाई और सडन उसका एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाता है, तो अब उसकी प्रॉपर्टी को कौन क्लेम करेगा? हु विल क्लेम द प्रॉपर्टी? टेल मी। सर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट का क्या है, ये तो गवर्नमेंट का फायदा ही फायदा है ना, एसटी। इसीलिए मेक श्योर व्हेन यू डाई, बिफोर डाई यू शुड मेक योर विल, दैट मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी, या फिर नॉमिनेशंस होना चाहिए। ऑलवेज whenever you are going for any of the financial task, any of the finances, you should have a nominee। अगर लीगल है नहीं है तो आप नॉमिनी बनाकर जाइए। अब स्पेशल असेसमेंट का मतलब क्या है बेटा? स्पेशल असेसमेंट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, made by the owners of those properties whose values has been appreciated due to development activities of the government। चलो एक फॉर द एग्जाम्पल, अगर आपने कोई रीजन अगर सुना हो, से फॉर द एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने एक हाउस बना हुआ है, मान के चलो कि एक कॉलोनी पूरी बनी हुई है, लेकिन उसके सामने से जो रोड था दैट वाज नॉट अप टू द मार्क। सो कॉलोनी वालों ने वो डेवलप नहीं करवाया, कॉलोनी वालों ने मतलब उस रोड को डेवलप नहीं करा, इट वाज द गवर्नमेंट जिसने वो पूरा रोड डेवलप करवा दिया। और ये रोड डेवलप होने के कारण वहां जो रोड पे प्रॉपर्टीज थी, मतलब जो हाउसेस थे, उनकी वैल्यू बढ़ गई। तो इसमें फायदा किसका हुआ, गवर्नमेंट का कि जो वो हाउस के ओनर्स हैं? हाउस के ओनर्स का। हाउस के ओनर्स। तो गवर्नमेंट कैन डिमांड, अगर गवर्नमेंट ने डिमांड कर लिया कि भैया हमारे कंस्ट्रक्शन के कारण आपकी प्रॉपर्टीज की वैल्यू हो गई, बढ़ गई है, सो वी नीड अ स्पेशल असेसमेंट। Why? Because your value of house property has been increased by the government effort। आपने कोई एफर्ट नहीं लगाया, आपने आके वो रोड नहीं बनवाया, आपने आके वो सब चीजें नहीं करनी। So this has been increased with the help of government effort, and that's why you have to pay special assessment। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये 3 मार्क्स में पूछ लेते हैं विद एग्जाम्पल सीबीएसई। and what is एस्टीट्स and what are special assessment। तो याद रखना, एस्टीट वो प्रॉपर्टी है जिसका कोई लीगल हेयर नहीं बचा रहता है, तो वो प्रॉपर्टी किसके पास चली जाएगी? दैट प्रॉपर्टी विल डायरेक्टली गो टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कैन क्लेम। सेकेंड इज स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट वो सारी चीजें हैं, अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू गवर्नमेंट के कारण बढ़ गई है तो गवर्नमेंट कैन क्लेम स्पेशल असेसमेंट फ्रॉम द ओनर्स। सो यहाँ पे लिखा भी हुआ, इट इज मेड बाय द ओनर्स whose values has been appreciated due to development activities of the government। गवर्नमेंट वहां पे बिल्कुल क्लेम कर सकती है। चलिए, now this was भैया रेवेन्यू रिसिप्ट्स अपन ने खत्म कर ली। सो लेट अस हैव सम आइडिया ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। अब देखो,
रेवेन्यू आइटम्स मैंने पहले ही बोला कि कोई भी आपके असेट लायबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन याद रखना कैपिटल रिसिप्ट्स हो चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हो, दे विल अफेक्ट योर असेट एंड लायबिलिटी। अब ये कैसे नेचर के होते हैं? फर्स्ट नेचर याद रखना, जब कैपिटल रिसिप्ट होगी तो क्या होगा? सबसे पहले देयर विल रिड्यूस एन असेट, या तो मेरे असेट को रिड्यूस होगा या फिर मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी। क्या होगा इफेक्ट भैया बताओ, टेल मी गौरव, कैपिटल रिसिप्ट का क्या इफेक्ट होगा? सर या नहीं तो पता। असेट क्या एसेट होगी? रिड्यूस लाइबिलिटी एसेट इंक्रीज। रिड्यूस, या तो मेरी लायबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज। और सेकंड, दीज आर ऑफ नॉन रेकरिंग नेचर। क्या है भैया? ये नॉन रेकरिंग नेचर के, ये हर बार नहीं होंगे, गवर्नमेंट हर साल नहीं करेगी, या गवर्नमेंट हर बार नहीं करेगी। रेवेन्यू रिसिप्ट्स रेकरिंग नेचर की थी, याद रखना। रेवेन्यू रिसिप्ट्स अगर याद हो तो मैंने बताया था बेटा, रेवेन्यू ना मेरे असेट को फर्क करेंगी ना मेरी लायबिलिटी क्रिएट करेंगी, और वो होती है रेकरिंग नेचर की। बट कमिंग टू कैपिटल रिसिप्ट, जस्ट उसके अपोजिट, ये मेरे असेट को रिड्यूस कर रही है, दैट आर रिड्यूसिंग माय असेट, दैट इज कैपिटल रिसिप्ट्स आर रिड्यूसिंग योर असेट। या तो फिर वो कोई लायबिलिटी क्रिएट करेंगी, मींस दे विल इंक्रीज योर लायबिलिटी, और दे विल बी ऑफ नॉन रेकरिंग नेचर। नॉन रेकरिंग नेचर मतलब हर बार आपके सामने नहीं आएंगे। you will be getting the example of capital receipts. These are capital receipts. First, debt creating receipts क्या होंगी? First, either they create a liability. Take for the example, borrowings at home. गवर्नमेंट ने अपने ही कंट्री से लोन लिया। टेक फॉर द एग्जांपल कि गवर्नमेंट ने पब्लिक से लोन लिया, तो वो बोरोइंग एट होम हुआ। अगर गवर्नमेंट ने फॉरेन गवर्नमेंट से लोन लिया, वो भी एक तरह की बोरोइंग हुई। अगेन इट इज क्रिएटिंग व्हाट? इट इज क्रिएटिंग लायबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को ये प्रीपे करना है। फिर उसके बाद अगर आ जाते हैं अपन नॉन डेप्ट रेस्यूडिंग असेट्स, तो यहाँ पे अच्छा एक और बची हुई है, दैट इज बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। Government can take loan from RBI as well. Now coming to non-debt receipts, सबसे पहला important term इसमें आता है बेटा, that is disinvestment. Now what is disinvestment? That is particular topic I will explain in the upcoming slide. And second is recovery of loan. Recovery of loan मतलब क्या होगा? जैसे अभी मैंने बताया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे के रखा हो, और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या दे रहा है? उस पे इंटरेस्ट। अब पूरा पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास आ गया, उन्होंने क्या कर दिया कि भैया अब हमारे पास पैसा पूरा है, नाउ नाउ लेट अस रीपे द लोन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या हो गया? जो उन्होंने लोन दिया था स्टेट गवर्नमेंट को, अब उसकी रिकवरी हो गई। इस तरह से क्या हुआ? उनका असेट रिड्यूस हुआ। तुमने बैलेंस शीट बनाई है बेटा, अकाउंट से बैलेंस शीट बनाई है ना? टेल मी, यस सर। अकाउंट्स की जब बैलेंस शीट बनाते हो तो जब किसी को लोन देते हो तो किस साइड लिखोगे? असेट साइड की लाइबिलिटी? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी। अरे किसी से ले नहीं रहे हैं, किसी को दे रहे हैं। अच्छा, दे रहे हैं तो एसेट। असेट उसको हम डालते हैं ना लोन्स एंड एडवांसेस के कॉलम में। हाँ। तो लोन्स एंड एडवांसेस में जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी बैलेंस शीट बनाएगा तो लिखेगा कि भैया मैंने स्टेट गवर्नमेंट को इतना लोन दिया था, अब स्टेट गवर्नमेंट उसको रीपे कर रहा है, तो क्या उसका असेट कम होगा कि नहीं होगा? होगा। So ultimately, this is recovery of loan. So this is reducing your assets, and that's why it is known as what? That's why it is a capital receipt. Now let us understand this one by one, and then we will wind up within 10 minutes. Okay. Now, first and foremost, क्या बोला भैया इसमें? Borrowings and other liabilities में क्या चीजें आएंगी? First, borrowings always create liability. गवर्नमेंट कैन रेज लोन, जैसे मैंने बोला गवर्नमेंट के पास इतने ऑप्शंस हैं। कहाँ कहाँ के ऑप्शंस है भैया? पहला कि पब्लिक से ले लें, अपनी खुद की जनता से, ये वो ले सकती है इन द फॉर्म ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। कभी नाम सुना है एनएससी का? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। गवर्नमेंट बॉन्ड्स का नाम सुना है? टेल मी गौरव। नहीं सर। गवर्नमेंट कभी बॉन्ड्स का नाम नहीं सुना है?
जैसे आज अगर बॉन्ड इशू लेके आती गवर्नमेंट, सो बेटा शेयर मार्केट से ज्यादा लोग गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। वाई? बिकॉज गवर्नमेंट लेके आ रही है तो कोई धोखाधड़ी नहीं होगी, उनको एग्जैक्ट रिटर्न मिलेगा। तो समटाइम्स अगर गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है, तो जैसे तुम्हारा शेयर मार्केट में पैसे इशू होता है ना बेटा, वैसे ही यहाँ पे भी पैसा इशू होता है। गवर्नमेंट यहाँ पे भी पैसा इशू करवाती है एंड अल्टीमेटली दे आर रिसीविंग मनी फ्रॉम गवर्नमेंट बॉन्ड्स, पर उसको रीपे करना पड़ता है। दैट्स व्हाई इट इज अ लाइबिलिटी। सेकेंड, अगर रिजर्व बैंक से पैसा लिया है तो उसको रीपे करना है, फॉरेन गवर्नमेंट से कोई पैसा लिया है तो रीपे करना है, एंड अदर बॉडीज, मतलब कोई और फाइनेंशियल बॉडी से अगर आपने कोई पैसा उठाया है तो आपको रीपे करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज क्रिएटिंग अ लाइबिलिटी ऑन यू। ओके, तो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज बोरोइंग्स। कैपिटल रिसिप्ट आज एंड अप हो जाएगा। रिकवरी ऑफ लोन, जैसे मैंने अभी पहले ही बताया कि अगर अपन रिकवरी लेते हैं, किससे रिकवरी ली, जैसे यहाँ पे लिखा है इट इंक्लूड्स रिकवरी ऑफ लोन ग्रांटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट एंड अदर पार्टीज। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को लोन दे रही है और वहां से वापस रीपेमेंट आ रहा है, तो उसमें उसका असेट रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है उसमें? उसका असेट रिड्यूस हो रहा है, दैट इज असेट रिडक्शन, एंड दैट्स व्हाई इट इज रिकवरी ऑफ लोन। फिर आ जाते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, दैट इज द लास्ट ऑफ द पर्टिकुलर कैपिटल एसेट। अब मान के चलो गवर्नमेंट की पब्लिक इंटरप्राइज है। हैव यू हर्ड अबाउट पब्लिक इंटरप्राइजेस? टेल मी। यस सर। पब्लिक इंटरप्राइज का मतलब क्या होता है? सुना है बीएस में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। क्या होती है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज? हाँ सर। चलो गिव मी एक्सप्लेनेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। किस एंटरप्राइज को मैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बोलूंगा? गौरव, एनी आंसर? सर सुना तो है, बाकी भूल सर गया वो ऑयल एंड एग्जाम में नेचुरल मैंने। गैस कॉर्पोरेशन। हाँ वो तो ठीक है, बट उसको मैं पब्लिक सेक्टर क्यों मानता हूँ? सिंपल, अंडरस्टैंड। आस्क योर बीएस टीचर आल्सो दैट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज वो एंटरप्राइज होती है बेटा जिसमें 50% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का रहता है। ठीक है? हाँ सर, याद आ कुछ गया। कुछ तो 100% इन्वेस्टमेंट पे भी गवर्नमेंट भी चलती है, जैसे रेलवेज। रेलवेज इज ऑल्सो अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज विद 100% इन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, उसमें प्राइवेट पर्सन का किसी भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर मान के चलो एक पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है, मान के चलो एक, उसमें गवर्नमेंट के 70% शेयर्स इन्वेस्टेड है, मतलब उसके पास, मतलब 70% इन्वेस्टमेंट जो उस बिजनेस में करा है वो गवर्नमेंट ने करके रखा है। अब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भैया ये जो मेरी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, इसके मैं 20% शेयर सेल ऑफ करना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर रेट पे, और अच्छा खासा अमाउंट लिया। तो जब गवर्नमेंट अपने कोई शेयर सेल ऑफ करती है, इट इज रिटन सेलिंग अ पार्ट और होल ऑफ द शेयर ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। बहुत सारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो लॉसेस में होती है ना बेटा, वो गवर्नमेंट क्या करती है, उसे बेच देती है। अब इससे दो फायदे, मान के चलो कि अगर वो लॉस में है तो वैसे ही उसके लिए फायदे की नहीं है, अब उसको बेच के वो क्या कर लेती है, जो भी इनकम आएगी उसको वो अपना ओवरऑल प्रॉफिट मानेंगे। पर याद रखना, इसको मैं रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं मानूंगा, इसको मैं मानूंगा कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि मेरी वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज असेट थी और उस असेट को बेच के मैंने आपसे पैसा कमाया है, मतलब मेरे पास अब वो असेट नहीं रहेगा। आई हैव रिड्यूस्ड माय एसेट। क्लियर? डिसइन्वेस्टमेंट समझ में आया? ये प्रोसेस बहुत इजी है, अभी आप पढ़ोगे भी डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन इंडियन इकोनॉमिक्स देयर इज अ चैप्टर एलपीजी, तो उसमें डिसइन्वेस्टमेंट आएगा। अब सिंपल एक और चीज बता दूं, इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट एंटरप्राइज। क्या हो गया कि भैया जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है अब वो किस में कन्वर्ट हो रही है, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज में, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने शेयर्स किसको बेच दिए हैं, प्राइवेट पर्संस को। दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट। चलिए लेट अस एंड अप दिस स्लाइड विद सम डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू सो दैट यू विल बी एबल टू गेट कि रेवेन्यू और कैपिटल में डिफरेंस क्या है।
देखो रेवेन्यू का सबसे पहला कि इट इज नाइदर क्रिएटिंग एनी लाइबिलिटी एंड डू नॉट रिड्यूसेस एनी असेट। मतलब रेवेन्यू कभी भी हमारे असेट लाइबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन कमिंग टू कैपिटल रिसर्च, इट इज ईदर क्रिएटिंग अ लाइबिलिटी, मतलब या तो वो मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज करेगा या तो मेरे असेट्स को रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट फॉरमोस्ट इज द नेचर। Revenues are always recurring in nature and capital receipts are non-recurring in nature. Example जो आपके सामने है, that is income tax as well as what fees and fines. Coming to capital receipts, आपके सामने क्या है, recoveries of loan as well as borrowings. यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा गवर्नमेंट बजट का? Tell me yes or no. यस सर। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स का नेचर भी आपको समझ में आ गया, मीनिंग भी आ गया। अच्छा, एक और अगर अपन चाहे तो डिफरेंस इसमें लिख सकते हैं, दैट इज ऑफ फ्यूचर ऑब्लिगेशन। अगर गवर्नमेंट को रेवेन्यू रिसिप्ट मिलती है तो उसको क्या रीपे करना है क्या? टेल मी। फ्यूचर ऑब्लिगेशन, अगर सिंपल आज अगर मेरे को इनकम टैक्स मिल रहा है तो क्या मैं रीपे करूंगा क्या उसको? नहीं। So there is no future obligation in case of revenue receipt. पर कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या फ्यूचर ऑब्लिगेशन है क्या? हाँ सर। कैपिटल रिसिप्ट्स में फ्यूचर ऑब्लिगेशन होगा क्योंकि आपने लोन उठाया है। अगर पब्लिक से लोन उठाया तो उसको रीपे करना ही है, किसी और से भी लोन उठाएगा तो उसको तो रीपे करूंगा ही करूंगा ना। सो फ्यूचर ऑब्लिगेशन इज इन्वॉल्व इन विच, फ्यूचर ऑब्लिगेशन इज इन्वॉल्व इन रेवेन्यू, इट इज इन्वॉल्व इन कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स में कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं होता है। फ्यूचर ऑब्लिगेशन ओनली एग्जिस्ट इन कैपिटल रिसिप्ट्स ओनली व्हेन यू हैव टेकन लोन्स। अगर आपने डिसइन्वेस्टमेंट करा है तो दैट इज नॉट क्रिएटिंग एनी फ्यूचर ऑब्लिगेशन क्योंकि उससे आपके एसेट रिड्यूस हुए हैं। अगर आप किसी से लोन लेके आते हो तो वो फ्यूचर ऑब्लिगेशन बन रहा है एंड दैट्स व्हाई दैट विल बी नोन एज व्हाट, कैपिटल रिसिप्ट्स। So today's lecture we are ending on the difference between revenue as well as capital. Thank you listeners for listening to today's lecture. For more videos, do subscribe my channel for getting updates related to economics. Thank you listeners.